जनसांख्यिकी 2.1 3.7 इंडिया लिटरेसी रेट 2011 मैप नॉट टू स्केल दमन और DU 87.1 पुडुचेरी 85.8 चंडीगढ़ 86.0 NCT दिल्ली 86.2 दादर और एन हवेली 76.2 बिलो 70% 71 to 80% 81 to 90% above 90% national average 74.04% increase during 2001-11 equals 9.21%। चित्र 13.4 प्रभावी साक्षरता दर 2011 2.138 माजिद हुसैन भारत एवं विश्व का भूगोल तालिका 13.5 में देखा जा सकता है कि वर्ष 1951 में भारत की साक्षरता दर 18.33% थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 64.83% एवं वर्ष 2011 में 74.04% हो गई। यद्यपि महिला साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम रही। वर्ष 2011 में महिला साक्षरता दर केवल 65.40% थी, जबकि पुरुष साक्षरता दर 82.1% से अधिक थी। NFHS 5 के अनुसार भारत में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 84% तथा महिलाओं के लिए 72% हो गई है। तालिका 13.5 भारत साक्षरता दर 2011 रैंक राज्य संघ राज्य क्षेत्र साक्षरता दर 2001% में साक्षरता दर 2011% में 1 केरल 90.92 94.02 मिजोरम 88.49 91.33 लक्षद्वीप 86.66 91.84 गोवा 82.01 88.75 चंडीगढ़ 81.94 86.06 दिल्ली 81.67 86.27 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 81.30 86.68 पुदुचेरी 81.24 85.89 दमन एवं दीव 78.18 87.10 महाराष्ट्र 77.27 82.3 11 हिमाचल प्रदेश 77.13 82.8 12 तमिलनाडु 73.47 80.09 13 त्रिपुरा 73.16 87.2 14 उत्तराखंड 72.28 78.8 15 मणिपुर 70.87 76.9 16 पंजाब 69.95 75.8 17 गुजरात 69.97 78.0 18 सिक्किम 69.69 81.4 19 पश्चिम बंगाल जनसांख्यिकी 2.1 3.9 रैंक राज्य संघ राज्य क्षेत्र साक्षरता दर 2001% में साक्षरता दर 2011% में 29 राजस्थान 61.03 66.1 30 दादरा एवं नगर हवेली 57.63 76.2 31
उत्तर प्रदेश 57.36, 67.6, 32, जम्मू एवं कश्मीर 54.46, 67.1, 33, अरुणाचल प्रदेश 54.74, 65.3, 34, झारखंड 54.13, 66.4, 35, बिहार 47.53, 61.8, भारत 65.38, 74.04। स्रोत: भारत की जनगणना 2011-2019 में संघ राज्य क्षेत्र घोषित। ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। भारत मूलतः ग्रामीण जनसंख्या वाला देश है। वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या का लगभग 68.9% ग्रामीण जनसंख्या तथा केवल 31.1% शहरी जनसंख्या थी। पिछली शताब्दी के दौरान ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के बदलते स्वरूप को तालिका 13.6 में दर्शाया गया है। तालिका 13.6 में ये देखा जा सकता है कि वर्ष 1901 में कुल जनसंख्या का केवल 10.8% शहरी जनसंख्या थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर लगभग 31.1% हो गई। यद्यपि विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की 36.36% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। तालिका 13.6 भारत ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या 1901 से 2011। जनगणना वर्ष। ग्रामीण जनसंख्या मिलियन में, शहरी जनसंख्या मिलियन में। कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 1901 213, 26, 89.2, 10.8, 1911 226, 26, 89.7, 10.3, 1921 223, 28, 88.8, 11.2, 1931 246, 33, 88.0, 12.0, 1941 275, 44, 86.1, 13.9, 1951 299, 62, 82.7, 17.3, 1961 360, 79, 82.0, 18.0, 1971 439, 109, 80.1, 19.9, 1981 524, 159, 76.7, 23.3, 1991 629, 218, 74.3, 25.7, 2001 743, 286, 72.2, 27.8, 2011 847, 363, 68.84, 31.16। स्रोत: भारत की जनगणना 2011 2.1 3.1 माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल। धार्मिक संरचना, रिलीजियस कॉम्पोजिशन। भाषा की तरह धर्म भी समूह की पहचान एवं सांस्कृतिक एकीकरण का प्रतीक है। सभी समाजों में, चाहे उनका आर्थिक विकास का स्तर कुछ भी हो, मूल्य प्रणालियां, समान विश्वास, समझ एवं अपेक्षाएं होती हैं जो उनके लोगों को एकजुट करती हैं। भारत एक बहुधार्मिक देश है। ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं सिख धर्म का जन्मस्थान है। इसके अलावा यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम तथा पारसी धर्म के अनुयायी भी हैं जो दक्षिण पश्चिम एवं मध्य एशिया के देशों से भारत आए थे। भारत में विभिन्न धार्मिक समूहों का अनुपात तालिका 13.7 में सूचीबद्ध किया गया है।
तालिका 13.7 में देखा जा सकता है कि 80.5% के साथ हिंदू देश में सर्वाधिक संख्या में हैं, यद्यपि उनकी सघनता राज्य दर राज्य एवं क्षेत्र दर क्षेत्र अलग अलग है। तालिका 13.7 भारत की धार्मिक संरचना 2011। धार्मिक समूह। जनसंख्या मिलियन में। कुल जनसंख्या का प्रतिशत। हिंदू 966.2, 79.80। इस्लाम 172.3, 14.23। ईसाई धर्म 27.8, 2.3। सिख धर्म 20.7, 1.71। बौद्ध धर्म 8.470.70। जैन धर्म 4.48, 0.37। अन्य 7.99, 0.89। भारत 1,210,854,977। स्रोत: भारत की जनगणना 2011। भाषाएं लैंग्वेजेस। भारत एक बहुजातीय बहुभाषी देश है। पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा बोली जाने वाली 780 भाषाएं हैं। भारतीय भाषाएं निम्नलिखित 4 भाषाई समूहों से संबंधित हैं। 1. इंडो यूरोपीय परिवार आर्यन। भारतीय जनसंख्या का लगभग 73% भाग आर्यन परिवार की भाषाएं बोलता है। 2. द्रविड़ परिवार द्रविड़ 20%। 3. ऑस्ट्रिक परिवार निषाद 4.5%। 4. सिनो तिब्बती परिवार किरात 2.5%। विभिन्न राज्यों में मुख्य भाषाओं का वितरण तालिका 13.8 में दिया गया है। भारत की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां एवं जातियां। मेजर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट्स ऑफ इंडिया। अनुसूचित जनजातियां स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। भारत के संविधान में दी गई अनुसूचित जनजातियां देश की कुल जनसंख्या 2011 का लगभग 8.6% हैं। वे विभिन्न नस्लीय, जातीय, भाषाई, धार्मिक एवं सांस्कृतिक समूहों से संबंधित हैं। भारतीय अनुसूचित जनजातियां देश के पहाड़ी, वन तथा पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर अलगाव एवं सापेक्ष अलगाव वाले क्षेत्रों में रहती हैं। अनुसूचित जनजातियां मूलतः मूल निवासी हैं। उन्हें प्रायः चौथी दुनिया के लोग कहा जाता है। वे अतीत एवं वर्तमान के उपनिवेशवाद के शिकार हैं। उन्होंने भूमि तथा जंगलों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा है। विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की महत्वपूर्ण जनजातियों को चित्र 13.5 में दर्शाया गया है। मानचित्र। चित्र 13.6 में देखा जा सकता है कि जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत लक्षद्वीप 94.8% में है। उसके बाद मिजोरम 94.4%, नागालैंड 86.5% और मेघालय 86.1% का स्थान आता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली की भी 62% से अधिक जनसंख्या जनजातीय है। इसके विपरीत गोवा, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में जनजातीय जनसंख्या 0.1% से भी कम है। चित्र 13.7। अनुसूचित जातियां स्केड्यूल्ड कास्ट्स। अनुसूचित जातियां शब्द का पहली बार प्रयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा भारत सरकार जातीय आदेश 1936 में किया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उन्हें दलित वर्ग कहना पसंद करते थे, जबकि महात्मा गांधी उन्हें हरिजन कहते थे। भारत के संविधान ने अनुसूचित जाति शब्द को बरकरार रखा। अनुसूचित जातियों की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई है, जब विभिन्न हिंदू धर्मग्रंथों ने उन्हें चतुर्वर्ण 4 स्तरीय पदानुक्रमित। जनसांख्यिकी 2.1, 3.1। तालिका 13.8 भारतीय भाषाएं। परिवार, उपपरिवार, शाखा, समूह। भाषा क्षेत्र। ऑस्ट्रिक निषाद 1.11%। ऑस्ट्रो एशियाई। मोन खमेर मेघालय निकोबार द्वीप समूह। ऑस्ट्रो एशियाई। मुंडा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, भारत के बाहर। द्रविडियन द्रविड़ 19.64%। दक्षिण द्रविड़ तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। मध्य द्रविड़ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा।
उत्तर द्रविड़, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। चीन तिब्बती, किरात 1.01%, तिब्बती म्यांमारी, तिब्बती हिमालयी, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। उत्तर असम, अरुणाचल प्रदेश, असमामी म्यांमारी, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इंडो यूरोपीय आर्यन 78.07%, इंडो आर्यन, ईरानी, भारत के बाहर, दर्दिक, जम्मू एवं कश्मीर, इंडो आर्यन, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। स्रोत: भारत की जनगणना 2011 सामाजिक व्यवस्था की सबसे निचले क्रम पर रखा था। शायद ये शुरू में श्रम विभाजन पर आधारित था, लेकिन शुद्धता एवं अशुद्धता के हठधर्मी सिद्धांत का वंशानुगत और अनन्य अभ्यास बन गया। विभिन्न राज्यों की मुख्य अनुसूचित जातियों को चित्र 13.8 में दर्शाया गया है। अनुसूचित जातियां भारत के लगभग सभी राज्यों में अलग अलग अनुपात तथा प्रतिशत के साथ पाई जाती हैं। विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत चित्र 13.9 में दर्शाया गया है। चित्र 13.9 से यह देखा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों का उच्चतम प्रतिशत पंजाब 31.9% में पाया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश 20.7%, हरियाणा 20.2%, तमिलनाडु 20.01% और उत्तराखंड 18.8% का स्थान आता है। यद्यपि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अनुसूचित जातियों का अनुपात नगण्य है। भारतीय अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा पारसी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये समुदाय देश की जनसंख्या का लगभग 19.3% हिस्सा हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन 29 जनवरी 2006 को किया गया था। इसका कार्य अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए समग्र नीति आयोजना, समन्वय, मूल्यांकन और विनियामक एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, मनुष्य किसी राष्ट्र का मूलभूत स्रोत है। मानव संसाधन का अर्थ है मानव पूंजी। किसी देश को मानव संसाधनों के विकास के लिए जनशक्ति का नियोजन शुरू करना चाहिए। मानव संसाधनों के संबंध में परिसंपत्तियों एवं देनदारियों दोनों ही दृष्टिकोणों से विचार किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों दोनों का उचित उपयोग आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग काफ़ी हद तक मानव संसाधनों की सीमा पर निर्भर करता है, लेकिन पुनः बहुत अधिक जनसंख्या विकास के सभी प्राप्त किए गए समस्त परिणामों को खत्म कर देगी।